अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अली शाह पेश खिदमत है B2B में। आज मेरे साथ जो पर्सनैलिटी हैं वो हैं मल्टी डायमेंशनल, जिसे मैं कहूँगा पर्सनैलिटी, जो कि रियल एस्टेट में, मॉर्गेज में और पॉलिटिक्स में। मॉर्गेज और रियल एस्टेट जो है, इसको तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का आपस में जोली दामन का साथ है, लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो उसके टोटली ऑपोजिट है। तो आज उनसे हम पूछेंगे कि वो इन तीनों चीज़ों को और साथ साथ फैमिली को लेके कैसे वो जस्टिफाई करते हैं। तो आज की जो पर्सनैलिटी है वो हैं इब्राहिम दानियाल, और आई डोंट थिंक कि GTA में उनको कोई नहीं जानता, उनको हर एक जानता है, क्योंकि वो 2001 से कनाडा में आए और तब से वो प्रोफेशनल लाइफ में। तो आइए मिलते हैं इब्राहिम दानियाल से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो यह है कि मैं ये कहूँगा कि स्टूडियो में सोशल डिस्टेंसिंग का इतना आपने ख्याल रखा हुआ है कि मेरा ख्याल है कि मैं ये मास्क उतार दे, हमने सैनिटाइज किया हुआ स्टूडियो को प्रॉपर। जी, लेकिन मैं ये असल में पहले इसलिए नहीं उतारा ताकि नाजरीन को पता चल सके। नहीं, इसमें आप बहुत ज़रूरी है कोविड जो उसके SOPs इंतहाई ज़रूरी। जी हाँ, वेलकम सर। थैंक यू जी, आपने टाइम दिया। मुझे पता बहुत बिज़ी, और वो भी स्पेशली आजकल चूँकि लिबरल का बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो आपने उसमें से टाइम निकाला, और उससे बढ़ के जो है वो रियल एस्टेट बूम पे है इस टाइम। जी। और उसके पीछे पीछे जो है मॉर्गेज दौड़ती है। जब रियल एस्टेट बूम पे जाती है तो मॉर्गेज जो है वो उससे ज़्यादा स्पीड में चली जाती है। जी। तो अब ये बताएं मुझे कि अब कनाडा में कब आए? अरे भाई, मुझे याद है कि मैं आपको शायद फर्स्ट टाइम 2002 या 2003 में मिला था। हाँ तकरीबन, आई थिंक। और उससे पहले मैं 2001 में आया, और मैं स्कारबरो में था। और मुझे मैं लोगों से पूछता था कि यार कोई अच्छा डिज़ाइनर हो, अच्छा प्रिंटर हो, तो फिर मुझे किसी ने बताया जी कि आप वहाँ पे जाएं। तो मैं स्कारबरो से आपके पास आता था। वो ट्रैफिक बहुत कम होती थी, तो इसलिए मैं जल्दी आ भी जाता था। लेकिन अब ट्रैफिक ज़्यादा है, तो लेकिन अब डिजिटल काम हो गया, तो आप डिजिटल फाइल्स आगे पीछे कर सकते हैं। तो जी मैं 2001 में। तो आप क्या पाकिस्तान में कहाँ से, आपकी पैदाइश कहाँ पे और कहाँ से स्टडी की सारी? और आई बोर्न इन कसूर, लेकिन मेरे वालिद जो थे वो पेशा तिब के साथ मुंसलिक थे। तो वो डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा, उस वक्त वो डिस्ट्रिक्ट साहिवाल होता था, तो उसकी तहसील दीपालपुर है, और उसमें एक जगह थी मंडी हीरा सिंह। नाम बदल गया है। तो मैंने अपनी प्राइमरी वहीं से 8वीं जमात तक आप समझे कि मैं वहीं पढ़ा। 1-2 साल के लिए दरमियान में मैं अपने जो मेरी जाए पैदाइश थी कसूर, वहाँ चला गया। वहाँ हाई स्कूल, मिडिल स्कूल बल्कि। उसके बाद एक जगह है हुजरा शाह मुकीम। हुजरा शाह मुकीम की बड़ी हिस्टोरिक वैल्यू है। एक बड़ा मशहूर उसका एक है कि हुजरा शाह मुकीम दे जिथे एक जट्टी अर्ज करे। तो ये बड़ा मशहूर वो मिर्ज़ा साहबा के हवाले से। तो मैं वहाँ पे पढ़ा। स्कूलिंग मतलब आपकी हुजरा शाह मुकीम से? हाँ जी, अब ये समझिए मैट्रिक। ओके। और फिर उसके बाद मैं कॉलेज, कसूर कॉलेज आ गया। कुछ अर्सा दीपालपुर कॉलेज में रहा। तो वो मतलब ग्रेजुएशन वो कसूर से हुई, और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने लाहौर से की, पंजाब यूनिवर्सिटी से। मैंने मास्टर्स पहले मैंने किया था, मास्टर्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस। उसके बाद मैंने हॉलैंड से किया मार्केटिंग मैनेजमेंट में एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, और उसके बाद मैंने मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की। तो इस तरह मेरे पोर्टफोलियो पे 3 बेहतरीन जो आप ये समझ लें दर्सगाहें हैं, उन दर्सगाहों की छाप है मेरे कैरियर। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से आपने? पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से किया मास्टर इन। जी हाँ। और बताया कि डिप्लोमा जो मैंने मार्केटिंग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा था वो मैंने द नेदरलैंड से किया। ओके। तो वो मुझे एक बड़ा अच्छा मौका मिला। ज़िंदगी में कभी कभी आपको अच्छे मौके मिलते हैं, तो वो एक अच्छा मौका था पढ़ने के लिए। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं कि जब मैंने मास्टर्स करके, मास्टर भी मैंने मेजर मार्केटिंग में किया था,
जब मैं वहाँ पे गया तो मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम का नाम था लॉजिस्टिक्स या सप्लाई चेन जिसे आजकल कहते हैं, आजकल की टर्मिनोलॉजी है। यकीन जानिए कि मैं वहाँ पे चैलेंज करता था अपनी एजुकेशन की बेस पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी और अपने टीचर को भी। और मैं एक दो दोस्तों से कहता था यार मुझे एक बात बताओ, ये जो एजुकेशन पाकिस्तान से मैंने की है और ये जो मैं अब नीदरलैंड में हूँ, इसका कोई फ़र्क है? बल्कि हम ज़्यादा बेहतर हैं। फ़र्क सिर्फ ये है ब्रांड नहीं है हमारे पास। तो एजुकेशन हर एतबार से बेहतर थी पाकिस्तान की, मगर ब्रांड बेसिकली चीज़ है कि लेबल किसका है। तो अब भी जब मैं किसी को कहता हूँ ना कि मैं नीदरलैंड से मैंने वो डिप्लोमा किया, तो वो लेबल मैं समझ गया बिल्कुल। तो अब ये बताएं कि आप 2001 में अपने कनाडा में लैंड किया। जी जी, ठीक है। तो आते क्या कुछ जॉब की या कोई जी, मैं आपका इसके बिजनेस से ही रिलेटेड स्टडी है आपकी? इसमें यह था कि मैं पाकिस्तान में एक इदारा था जो आज भी है, उसको SME बैंक कहते हैं। तो मैं वहाँ पे था और मैं वाइस प्रेसिडेंट था जब मैं यहाँ पे लैंड किया। तो जब आप शुरू में आते हैं ना, तो आपको जो नई लैंड है उसके तकाज़ों का इल्म नहीं होता, उसको आपको अंदाज़ा नहीं होता कि यहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ आप जहाँ पे पहले लैंड करते हैं ना, और जो आपका होस्ट होता है वही आपका कैरियर मेकर होता है। वही कैरियर मेकर, सही कह रहे हैं आप किसी दोस्त हैं जो कि कैब चला रहे हैं फॉर एग्जांपल, उस ज़माने में हमारे बहुत से दोस्त आते थे, हर दूसरा आदमी कैब चलाता था। तो वो कहते थे यार वहाँ जाओ, कहते क्या करना है भाई, यार कुछ करना, अच्छा जाओ वहाँ पे अपना ड्राइवर्स लाइसेंस बनाओ और उनको बोलो जी कि मैंने ये कोर्स, उन दिनों बड़ा एक्सटेंसिव कोर्स होता था कैब का, वो कोर्स करो और बस वो एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते थे, बस घोड़े पे चढ़ जाओ। सही है। तो अब वो घोड़े पे आप चढ़ जाएं। अब मैंने ये एडवाइस नहीं ली, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने जो बैंकिंग कैरियर है, जो वाइट कॉलर जॉब है, उसमें जाऊं। तो मुझे फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली बैंक में मैंने कुछ वॉलंटियर किया। इसलिए वो जब मैंने वॉलंटियर किया तो कुछ 3 महीने, तो उन्होंने मुझे जॉब दे दी। सही है। वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक यहाँ पे स्कोशिया बैंक। जब लैंड किया तो कहाँ ठहरे सबसे पहले, मिसिसागा में या ब्रैम्पटन? या मैं था डैनफोर्थ एवेन्यू और विक्टोरिया टोरंटो में। तो वहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स हैं, स्कार्बरो टोरंटो की हद है बेसिकली। तो वहाँ के उन बिल्डिंग्स में, क्योंकि आप जब आते हैं तो देखते हैं आपका कुछ जानने वाला कहाँ है। अगर आपका जानने वाला चांद पे भी हो तो आपको चांद पे ही जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो वो मेरे जानने वाले थे नूर अमीन साहब, उन्होंने बड़ी मेहरबानी फरमाई, उन्होंने बड़ी मेरी हेल्प की। और फिर मैंने 3 महीने बैठ के अपनी जेब से, जब आप पाकिस्तान से आते हैं तो वो यहाँ का डॉलर पाकिस्तान के रुपयों में आप एक चीज़ को सोचते हैं, क्या करना सोचते हैं। सही है। तो फिर खैर मैं शाम को की नौकरी करता था, दिन में फिर बैंक में वॉलंटियर करता था। फिर मुझे जॉब मिल गई। उसके जब मुझे जॉब मिली तो फिर मुझे ना एक चीज़ का बड़ा एहसास हुआ, वो था कि वॉलंटियरिज्म कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वॉलंटियरिज्म आपका टाइम है और आप शो करता है कि आप किस चीज़ में ईगर हैं, हेल्प करने में, लर्न करने में और कंट्रीब्यूट करने में। तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, मुझे वॉलंटियर हमेशा करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 20 साल 19 साल जो मेरा यहाँ पे सफ़र है वो वॉलंटियरिज्म से भरपूर है। अपनी बिज़नेस और दूसरी मामलात से हट के मुझे जहाँ भी वॉलंटियर करने का मौका मिलता है मैं करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है और हम सबको करना चाहिए, और अब तो लोग करते हैं, इस पर यकीन रखते हैं। तो आप बैंक के साथ साथ जैसे कह रहे कि आप फाइनेंस में, मॉर्गेज, जी बैंक में ये था तो कि आपकी एक्सपर्टीज किस में? बैंकिंग सब बैंक में जब आप आते हैं तो फिर तो आपको शुरू करना पड़ता है। मतलब ऑब्वियसली टेलर था, मल्टीटास्किंग थी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह विद इन ईयर मैं पर्सनल बैंकिंग ऑफिसर हो गया। और पर्सनल बैंकिंग ऑफिसर में फिर आपके पास 2 मेजर चीज़ें होती हैं। एक तो यह है कि आप जूनियर फाइनेंशियल एडवाइज़र के तौर पे काम कर रहे हैं, साथ आप मॉर्गेज एक्विजिशन कर रहे होते हैं। अच्छा, चूँकि मैं पाकिस्तान में भी बैंकिंग करके आया तो यहाँ की बैंकिंग और पाकिस्तान की बैंकिंग में एक मेजर डिफरेंस मुझे लगा। यहाँ पे बैंकिंग का मतलब है
अब प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अब प्रोडक्ट सेल करने का कॉन्सेप्ट जो है वो पाकिस्तान की बैंकिंग में उस वक्त नहीं था। अब तो खैर आ गया है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन उस वक्त बिल्कुल नहीं था कि। और मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात थी इस बात को सिमुलेट करना कि वहाँ की बैंकिंग और यहाँ की बैंकिंग में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो लेकिन यहाँ की बैंकिंग ज़्यादातर ट्रस्ट बेस्ड बैंकिंग है, और अब भी ट्रस्ट बेस्ड बैंकिंग है। तो उसमें ये हुआ कि मैं फिर साइमल्टेनियसली म्यूचुअल फंड, बैंकिंग, जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं, बेसिक नीड्स, वो मैं करता रहा। और मैं जिस ब्रांच में था वहाँ पे उनको एक ऐसा शख्स चाहिए था जो उसको हिंदी या उर्दू पे कमांड हो। तो लकीली दे फाउंड मी, रादर आई फाउंड देम। तो फिर मुझे जॉब मिली। फिर बैंकिंग, प्योर बैंकिंग जो करियर है उसमें मैंने कोई आप समझो 2001 से लेके 2006 तक रहा। ठीक है। फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि मैं मॉर्गेज तो कर रहा था, तो बैंकिंग में एक पोजीशन क्रिएट हुई, वो थी मॉर्गेज डेवलपमेंट मैनेजर। बड़ा अच्छा फैंसी टाइटल, लेकिन उसमें फिर मुझे पहली दफ़ा अंदाज़ा हुआ कि ये टोटल कमीशन बेस्ड जॉब है। बेसिकली ये विद इन बैंक आप बिजनेस भी कर रहे हैं। तो मुझे ये मॉडल बड़ा अच्छा लगा। तो वो आपको 6 महीने तनख्वाह देते थे ताकि आप सेट हो जाएं, और 6 महीने बाद फिर आप कहते थे कि जी अब आप कमीशन पे रहना चाहते हैं या वापस जाना चाहते हैं बैंकिंग में। तो आई ऑप्टेड कि मैं कमीशन बेस्ड जॉब पे जाऊंगा, क्योंकि उसमें ये होता है कि उसमें आप बैंक के साथ तो होते हैं, आप बैंकर हैं, आपके पास एक जो ट्रस्ट का रिश्ता है, वो मैं बल्कि कहता था कि आपके हैंड बैग में आप बैंक लेके फिर रहे होते हैं। सही है। तो उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगा। और उसमें क्या हुआ कि फिर आप बिजनेस अपना पर्सनल डेवलप कर रहे हैं और बैंक की हेल्प कर रहे हैं। तो वो एक बड़ा खूबसूरत मॉडल है, मुझे वो मॉडल बड़ा पसंद है कि आप एक अम्ब्रेला के अंडर हैं लेकिन अपना पर्सनल बिजनेस डेवलप कर रहे हैं। वेरी गुड। तो इसलिए मैं अब आपसे ये कह सकता हूँ कि आप बेसिकली बैंकर हैं। बेसिकली आप इसको वाइडर टर्म बैंकर कह सकते हैं। ठीक है। और आपकी जो स्पेशलिटी है वो मॉर्गेज फाइनेंसिंग है। मॉर्गेज फाइनेंसिंग। तो आप क्या समझते हैं इस वक्त जबकि कोविड है और रियल एस्टेट को सुनने में आता है कि बूम पे है, आपसे रियल एस्टेट के बारे में बाद में बात, क्योंकि आप रियल्टर भी हैं। जी जी। तो लेकिन हम चूँकि पहले बैंकिंग से बात शुरू हुई, तो आप क्या समझते हैं जो इस टाइम मॉर्गेज जो भी न्यू कमर आ रहे हैं या पुराने लोग हैं जिनकी मॉर्गेज रीफाइनेंस होने वाली है या आगे रिन्यूअल है या इस तरह के, तो ये टाइम आप समझते हैं कि उनके लिए सूटेबल है या कि अभी उनको रुकना चाहिए, इस पे टाइम पे नहीं जाना? देखिए ये बड़ा आपने, क्योंकि बैंक ने तो रेट्स कम क्यों, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है जो मैं सुनता हूँ या पढ़ते हैं हम लोग, कि इस टाइम जो रिकॉर्ड मतलब लो रेट्स हैं, फिक्स पे भी और वेरिएबल पे भी। तो आप क्या राय देते हैं इसमें? असल में जी 2009, 10, 11, 12, 13 में भी बड़े रिकॉर्ड लो रेट थे। फिर उसके बाद थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट बढ़ा, फिर अब डेफिनेटली रिकॉर्ड लो हैं। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं बताता चलूँ कि इनफैक्ट जो पहले भी कम रेट किए तो उस वक्त तो रिसेशन था, वर्ल्ड रिसेशन को रोकने के लिए किए। अभी इसलिए अभी भी इनफैक्ट रिसेशन रोकने के लिए ये सारी मतलब ये पूरी बैंक की पॉलिसी है, क्योंकि बैंक को प्रोडक्ट तो बेचनी है ना। बैंक डील इन फाइनेंसिस, वो आपको बैंक जो है वो अपने पैसे में डील करते हैं। जिस तरह बैंक की प्रोडक्ट क्या है, बैंक की प्रोडक्ट पैसा है, तो पैसा उसने देना है। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये सिचुएशन ये है कि आपने एक सवाल मुझे कहा कि क्या दिस इज़ द बेस्ट टाइम। मेरा तजर्बा जो 20 साल 19 साल तजर्बा है इस सेक्टर में, उसमें यह है कि जिस लम्हे मौजूद में आप हैं, जो करंट मोमेंट है, उसमें आप जो भी परचेज कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आप एडवाइस करते हैं कि जो भी टाइम है वो बेस्ट टाइम, यू कैन गो रॉन्ग। ओके, नंबर 1। नंबर 2, इकोनॉमिक की
थियरीज हैं। एक तो है कि आपकी इन्फ्लेशन ने आगे जाना है। सही है। इन्फ्लेशन कभी पीछे नहीं आती। सही है, हाँ। ठीक है, क्योंकि पीछे इन्फ्लेशन ट्रैवल करना शुरू कर तो इकोनॉमी खत्म हो जाए। हाँ, वो तो डेड हो जाएगा। अब जो प्रॉपर्टी है उसके मतलब कहा कहते हैं कि द बेस्ट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को रोकने के लिए आम हालात में जो प्रॉपर्टी है वो इन्फ्लेशन से 1 या 2% आगे जा रही होती है। सही है। ताकि आपका जो पैसा डी वैल्यू हो है ओवर द टाइम, अगर आपने उसको इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसकी डी वैल्यूएशन को रोका जा सके। नंबर 1। दूसरी बात यह है, कनाडा में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने शायद ये बहुत कम सुनी हो। एक सिंपल सी बात है, सप्लाई एंड डिमांड। चाहे आप 2010 से 2017 तक देखें, आपको सप्लाई एंड डिमांड ही लगेगी। चाहे हम उसको कहें ये स्पेकुलेटर्स की मार्केट है, नहीं। बात है, अगर 300 घर आ रहा है तो उसको खरीदने के लिए अगर 1000 आदमी है मार्केट में तो प्राइस तो ऊपर जाएगी। बिल्कुल जाएगी। मतलब इसमें कोई वो रॉकेट साइंस तो है नहीं, ऐसे कोई दूसरा तो है ऐसे नहीं। नंबर 1। नंबर 2, जो जीटीए की मार्केट है, बल्कि अब तो पूरे कनाडा की मार्केट आप समझ लें, ओंटारियो की मार्केट समझ लें, उसकी एक स्पेशल उसमें एक फीचर है। वो यह है कि आपके मुल्क में, कनाडा, हर एक को पता है, ये कोई न्यूज़ नहीं है, कि वी आर द ओनली कंट्री हु इज still accepting immigrants। ठीक है, अब इमिग्रेंट्स कौन कौन सा है? जो आपके पॉइंट सिस्टम पे आ रहे हैं, स्पाउसेस आ रहे हैं, फैमिली क्लास में आ रहे हैं, रेफ्यूजी क्लास में आ रहे हैं, वर्किंग क्लास और में जो आते रह रहे हैं, जो आते रहे, और यहाँ पे वो आ रहे हैं, आता रहना। सही है। अब देखें, जब मैं यहाँ पे आया, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मेरे साथ 2 बच्चे थे, फिर 3 हो गए माशाल्लाह। 3 में से अब 2 नेक्स्ट 2 to 3 years में अपने वर्किंग फोर्स का हिस्सा हो जाएंगे। सही है। जैसे ही वो वर्किंग फोर्स का हिस्सा हो जाएंगे, उनको भी चाहिए होगा, उनकी शादियां होंगी। जब शादियां होंगी तो उनको अपना अपना अलग घर चाहिए। इसका मतलब है कि मेरे तीनों बच्चे इस काबिल हो गए 20 साल में कि वो एक घर खरीदेंगे। सही है। एक ये। दूसरी बात है कि हर साल 3 लाख आदमी आ रहे हैं, और रिसर्च ये कहती है कि हर इमिग्रेंट जो है 3 से 5 साल में, एक्सेप्शंस आर देयर, वो यहाँ पे घर खरीदता है। अब 3 से 4 साल में वो जो 3 लाख बंदा आ रहा है, प्लस जो उस वक्त 2-3 लाख आया था, अब वो मल्टीप्लाई होकर 2 या 3 बन के मार्केट में आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि अगले हर साल में 3 से 4 लाख या 5 लाख आदमियों को या 1 लाख फैमिलीज को घरों की जरूरत है। अब घर बन नहीं रहे। जब घर नहीं बनेंगे तो उनको घर बाय हुक एंड क्रुक तो लेना ही है। चाहे भाई से कर्जा लें, चाहे डाउन पेमेंट लें, चाहे बाप से गिफ्ट लें, कुछ करें, उनको तो घर लेना ही लेना है। तो जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, उस वक्त तक घरों की प्राइसेस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो चलती रहेंगी। मॉर्गेज के लॉ भी जो सख्त होते हैं मुख्तलिफ औकात में, वो भी इसलिए होते हैं कि घरों की सेल को कम किया जाए। अब प्रॉब्लम यह है, क्या ये राइट फैसला है कि आप लॉस के जरिए या स्ट्रेस टेस्ट के जरिए कम करें? डिमांड तो वही रहेगी। डिमांड तो वही है। जब आप और इंसान की जो मैस्लोस थ्योरी ऑफ हायरार्की जो है, वो आपको सबसे पहले जो बात करती है वो बेसिक नीड्स की बात करती है। उसके बाद सेकंड नीड है शेल्टर। पहले है आप खाना पीना कैसे है, दूसरी है कि आपको शेल्टर कैसे चाहिए। और ये मास्टर्स थ्योरी है, पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है। हमने तो मास्टर्स में पढ़ी थी, यहाँ पे 5वीं जमात का बच्चा पढ़ रहा है, ग्रेड 5 का बच्चा पढ़ रहा है। तो इससे ये हुआ कि मॉर्गेज जो है बेसिकली घर हर आदमी को चाहिए, जिंदा रहने के लिए शेल्टर चाहिए उसको, लेकिन उसके लिए ज़रूरी मॉर्गेज है। बिल्कुल। तो रियल एस्टेट की तो हम ब्रेक के बाद बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मॉर्गेज को हम पहले क्लोज करें। कि जो भी आदमी, फ़र्ज़ करो मैंने घर लेना है, तो उसके लिए अक्लमंदी तो इसी में कि पहले आप मॉर्गेज का अरेंजमेंट करें, उसके बाद घर लेने का सोचें कि भाई मुझे मेरी जो इनकम है वो क्वालिफाई भी करती है या नहीं करती, जो मैंने जिस घर को मैं ड्रीम कर रहा हूँ। तो उस बारे में आप क्या एडवाइस देते हैं एज ए मॉर्गेज एक्सपर्ट कि भाई
आपका क्रेडिट क्या है, उसके अलावा आपकी इनकम सोर्स क्या है, कितनी है, तो इसमें किन चीज़ों को देखें, जो भी न्यू इमिग्रेंट है या जो भी घर अपना स्विच करना चाह रहा है, अपग्रेड करना चाह रहा है या रीफाइनेंस करना चाह रहा है, तो आप क्या मशवरा देंगे इस सिलसिले में? इसमें जी मैं अक्सर मैंने एक वीलॉग भी किया था, तो उसमें मैंने बताया था कि बेसिकली मॉर्गेज 3 पिलर्स पे कायम है। आप मॉर्गेज को ट्राइंगुलर कर लेना तो उसके 3 पिलर्स बनते हैं या 3 एंगल्स बनते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट एंगल है वो है आपका क्रेडिट। अब क्रेडिट जो है वो मेरे एक क्लाइंट ने मुझे कहा था, मैंने उससे पूछा तुम्हारा क्रेडिट कैसा है, ऐसे ही आदमी सवाल करता है। उसने कहा जी मैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं नाज़रीन मैं बल्कि सामने देख के बात करूँगा। उसने मुझे एक बात कही, वो ये थी कि मैं अपने क्रेडिट की हिफाजत अपने बच्चों की तरह करता हूँ। अली भाई जब उसने ये बात कही तो मैं तो सोच में पड़ गया। सॉरी आप बात कर रहे हैं, मेरे एक दोस्त है, बुजुर्ग हैं, मतलब उन्होंने उम्र यहाँ गुजार ली है अपनी, तो वो हमेशा कहते हैं कि ये वो कंट्रीज़ हैं जैसे अमेरिका है या स्पेशली कनाडा के हवाले से कि आप अपना करैक्टर लूज़ कर लें लेकिन आपका जो क्रेडिट है उसको कभी लूज ना होने दें। तो आपके पास से मुझे तो उस बात को तायद मिलती है कि वो बिल्कुल सही कहते हैं कि या करैक्टर कोई नहीं देखता या क्रेडिट आपका हर एक चेक करता है, तो उसको कभी भी ना लूज होने दें, उसको लूज ना होने दें। और उसकी और अब मैं समझता हूँ कि कई लोग यानी ऐसे हैं कि जिनको क्रेडिट चैलेंजेस होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि एक अच्छा क्रेडिट डेवलप करें। सही है। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो प्रिंसिपल है या एंगल समझ लें, वो है डाउन पेमेंट। कि आप अपनी सेविंग करते रहें और सेविंग का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर रखें, क्योंकि हर बैंक 3 महीने का मिनिमम वो आपका ट्रैक देखेंगे कि 3 महीने में आपकी सेविंग्स, फॉर एग्जाम्पल आपकी सेविंग 1 साल से पड़ी हुई है, दैट्स फाइन, लेकिन उन्होंने आपसे लास्ट 3 महीने की देखनी है कि इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हुई। क्योंकि दुनिया भर में जो मनी लॉन्ड्रर्स हैं वो रियल एस्टेट के जरिए अपने पैसों को साफ करते हैं। तो इसलिए बैंक ये देखना चाहता है कि कहीं हम किसी ऐसे शख्स ट्रेल कहाँ से है, तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा, मनी लॉन्ड्रर सारे नहीं होते, अब जितने भी लोग यहाँ पर हैं, लेकिन अब अगर 1000 आदमी है तो उसमें एक आध तो मनी लॉन्ड्रर हो सकता है। अच्छा, तीसरी बात यह है आपका इनकम। अब इनकम लेवल जो है बैंकों ने डिफरेंट, अब ये समझे कि उन्होंने हर कैनेडियन को अपना मॉर्गेज देने की कमिटमेंट की हुई है। अब होता क्या है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसको वो डिफरेंट तरीके से देख रहे होते हैं, जो सैलरीड है उसको वो डिफरेंट तरीके से देख रहे होते हैं, जो कमीशन बेस्ड है उसको किसी डिफरेंट तरीके से देखते हैं। कोई लोग ऐसे भी जिनकी इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हुई हैं, लाखों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट का डिविडेंड्स जो हैं वो उनको आते हैं $2-2 लाख साल के, उस डिविडेंड्स को वो एक और तरीके से देख रहे होते हैं, वो इवेल्युएट कर रहे होते हैं। वो क्यों ये इवेल्युएट करते हैं? वो ये नहीं देखते, वो देखना ये चाहते हैं कि आज आपको मॉर्गेज अगर हम दे रहे हैं तो इसकी कंटिन्यूटी आप पेमेंट कैसे करेंगे, कि आप वो भी आपकी हिफाजत है कि कहीं आप डिफॉल्ट ना कर जाएं। क्योंकि आप देखें, आज मैं घर लेता हूं अली भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैंने और आपने घर लिया, हमने फर्स्ट किया, हमने पहला घर लिया, वो हमारा स्टेटस डिटरमिन कर रहा होता है, वो हमें एक प्राइड दे रहा होता है, वो अपने दोस्तों के दरमियान हमें एक मुकाम दे रहा होता है, देखो मेरा भी घर है, आप मेरे घर में, हम अपने दोस्तों को घरों में बुला रहे होते हैं दिखाने के लिए, क्योंकि ये आपका एक स्टेटस सिंबल बन जाता है। अब आप बैंक के मॉर्गेज की वजह से आपको वो स्टेटस तो बन गया, मगर टेक्निकली वो घर आपका नहीं है। वो तो बैंक का है, वो तो बैंक का है। बैंक ये नहीं चाहता कि आपका वो स्टेटस कभी लूज हो, वो आपको खुशहाल देखना चाहता है, आपको एक अच्छा जिम्मेदार शहरी देखना चाहता है, और इसलिए वो इवेल्युएट करता है कहीं कल को आप डिफॉल्ट करके पावर ऑफ सेल पे तो नहीं चले जाएंगे, और अगर घर पावर ऑफ सेल पे चला गया तो जो इज्जत मैंने कमाई वो भी चले जाएगी, तो चलेगी ना। तो इसलिए बैंक वांट टू डिटरमिन कि आपकी जो कैपेसिटी है टू पे द मॉर्गेज वो है या नहीं है। तो कोई ऐसा शख्स नहीं है जो
जो मैंने अभी तक देखा हो कि जो मॉर्गेज से सिर्फ इसलिए महरूम हो गया हो कि या तो वो सैलरीड है या वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन बैंकों की इवैल्यूएशन पे, मतलब आपका कहने का मतलब इससे जो मैंने नोट किया है कि अगर आपने घर लेना तो पहले अपनी चादर को देखें कि आपकी कैपेसिटी क्या है। कैपेसिटी क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कैपेसिटी नहीं है तो कल को फिर शर्मिंदगी है। सही है। तो एक बात मैं, जैसे बैंक ने अभी आपने कहा था ना इंटरेस्ट लो रखा हुआ है, वो इसलिए लो है कि आपकी कैपेसिटी जो है वो कायम रहे। और हमें ये देखना है कल को अगर बैंक रेट बढ़ जाते हैं तो क्या हमारी कैपेसिटी कायम रहेगी। तो वो ये कोशिश करते हैं कि आपको, घरों की कीमतें वो बढ़ चुकी हैं। जब मैंने पहला घर लिया था तो जो आज है मॉर्गेज तकरीबन मैं इक्वली दे रहा हूँ, फर्क यह है कि वो 7% पे था, ये 2% पे। तो मतलब एंड पे बात वहीं आ जाती है। तो इससे प्रूव ये हुआ कि अगर आपने, नाज़रीन, किसी ने कोई भी घर लेना तो सबसे पहले आपको आपको एवेल्यूएट करने की ज़रूरत है कि आप कितनी कैपेसिटी में हैं और कितने बड़े घर को आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि बैंक भी यही देखता है कि आप जो मॉर्गेज ले रहे हैं, कितनी मॉर्गेज जो है आपकी इनकम या आपके जो रिसोर्सेज हैं या बैंक बैलेंस है या सेविंग्स हैं, वो कितनी कैपेसिटी तक की वैल्यू की घर को आप अफोर्ड करने काबिल। ये नहीं कि आप घर तो बड़ा ले लें लेकिन आपके पास उतने लेटर ऑन एक्सपेंस पूरे करने के लिए रिसोर्सेज ना, और आपका घर जो है वो बैंकरप्सी में चला जाए या कि पावर ऑफ सेल पे चला जाए। तो इसके बाद अब हम, ये मॉर्गेज का हमारा एक सेगमेंट था, इसके बाद बात करेंगे हम रियल एस्टेट पे, क्योंकि दानियाल भाई जो हैं ये मॉर्गेज के एक्सपर्ट तो हैं, रियल एस्टेट के भी एक्सपर्ट हैं। तो उनसे पूछेंगे कि मॉर्गेज तो आप दिला देंगे लेकिन जो घर अच्छा लेना है वो कैसे लेना है। तो उस पे हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आइए, हमने जहाँ से बात मनकता की थी वहीं से शुरू करते हैं। तो दानियाल भाई हमारे साथ हैं। तो दानियाल भाई ये बताएं कि जैसा कि आपने मॉर्गेज के हवाले से तो बहुत खूबसूरत एडवाइस भी दी और हमने उस पर सारा बैंक के जो कंसर्न्स होते हैं उस पर बात की। तो अब इस वक्त कोविड में इनकम तो है नहीं लोगों के पास, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है मैक्सिमम जो कर सकती है। उसके अलावा जो लोगों की सेविंग्स है, बहुत सारे लोगों ने उनको सेव कर लिया, मतलब हाथ रोक लिया है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोच रहे हैं। इसी तरह मोस्टली जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जॉब्स ख़त्म हो रही हैं, बिज़नेस क्लोज हो गए हैं ऑलमोस्ट। जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, जब मीडिया का है, इस टाइम सबसे ज़्यादा जो रोज़गार था वो उसमें होटलिंग, ट्रैवलिंग, ये बिज़नेस सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। बाकी जो थोड़ा बहुत है वो चल रहा है सिलसिला। लेकिन जो देखने में आ रहा है ये एक बड़ी डिफरेंट चीज़ है कि रियल एस्टेट को इतनी हाई होती जा रही है।
एक घर लिस्ट होता है, नेक्स्ट डे वो सोल्ड का साइन लगा होता है, इसके पीछे क्या है? जैसे हमने पहले सेगमेंट में बात की सप्लाई एंड डिमांड। हाँ, अब मैं भी हमेशा कहता हूँ कि भाई ये प्रॉपर्टीज़ भी यहीं पे हैं, सब कुछ यहीं पे है। आप सोच कर लें, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने बड़े, जब आप क्लोजिंग रिमार्क्स फर्स्ट सेगमेंट की कर रहे थे तो मैं कुछ कमेंट भी करने लगा था कि अपनी चादर देखकर पाँव फैलाना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, अब लेकिन ये एक बहुत बड़ा इस वक्त मैं ये समझता हूँ एक मुआशी तौर पर लम्हा फ़िक्रिया है, जिसके बारे में पिछली सूबाई गवर्नमेंट जो है उसने भी इस पे एक्शन लिया था, फेडरल गवर्नमेंट ने भी इस पे वो एक्शन लेने की कोशिश की थी। लेकिन प्रॉब्लम है कि हम बड़ी फ्री इकोनॉमी में रह रहे हैं। जब आप फ्री इकोनॉमी में रहते हैं तो फिर आप मार्केट फोर्सेस जो हैं वो डिटरमिन कर रही होती हैं प्राइसेस को। ऑब्वियसली कॉस्ट उसमें बात का कम हो रही थी, कम ज़्यादा हो रही होती है, लेकिन जो फोर्सेस हैं वो मार्केट की वही डिटरमिन कर रही होती हैं। अब ज़रूरतमंद मौजूद हैं। अब जो इस वक्त मैं मार्केट में देख रहा हूँ ना, अपने रियल एस्टेट और मॉर्गेज दोनों के तजर्बे को सामने रखते हुए 3 किस्म के क्लाइंट हैं मार्केट में। एक वो है जो कि फर्स्ट टाइम होम बायर है। फर्स्ट टाइम होम बायर जो है उसकी रेंज है 7 लाख से नीचे। ऐसे ही है। हाँ। अच्छा, क्योंकि फर्स्ट टाइम होम बायर ऑब्वियसली चाहता है कि मैं अच्छा, मतलब उसको मैं रेस में रहने के लिए। फिर सारे लोग ले रहे होते हैं तो वो कहते हैं ये हमने कब लेना। और जो हमारी ख़वातीन होती हैं वो ज़्यादा इस पे अपने हस्बैंड्स को जो है वो जोर दे रही होती हैं कि भाई फलां ने ले लिया आप भी ले लें। मतलब ये रूटीन, क्योंकि हमारे स्पेशली जो साउथ एशियन है उनकी तो सोच ही है कि जो रियल स्टेट है ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, सबसे बड़ी, इससे पैसा बनाया जा सकता है भी दुरुस्त है भी और दुरुस्त ही है। अब ये है कि जो दूसरे लोग हैं जो 7 लाख से ऊपर जा रहे हैं वो लोग हैं जो कि अपग्रेड अपने आप को कर रहे हैं कि ठीक है हमने ये घर 2 लाख का लिया था, 7 लाख का बेचेंगे, या 3 लाख का लिया था 7 लाख का बेचेंगे, 4 लाख का हमारे पास अवेलेबल है कैपिटल। और इससे ये होगा कि हमारी मॉर्गेज 1-8 लाख बढ़ जाएगी लेकिन हम घर बड़ा ले लेंगे। तो ये दूसरी किस्म के ये लोग हैं। और तीसरी किस्म के लोग हैं प्योर इन्वेस्टर्स जो कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। जो नए बिल्डर के पास ज़्यादातर जो लाइनें लगी हुई हैं लोगों की वो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स की हैं जिनकी अब ओवर द टाइम इतनी कैपेसिटी हो गई है वो 1, 2 या 3 घर खरीद सकते हैं। सही है। मैंने लोगों को 3 घर भी 4 घर भी खरीदते देखा है। सही है। और उनके अब ये तो एक हकीकत है कि जब आप नया घर ले रहे हैं तो उसमें कम से कम आज मैंने घर बुक किया, 1 साल बाद मिला, 1 साल का वो एक पीरियड है जो आप होल्डिंग पीरियड है। 2 या 3 साल बाद लोग ये समझते हैं और ये प्रैक्टिस भी है कि 1 से $1.5 लाख तक घर दे जाता है। तो वो जो इन्वेस्टर्स हैं वो फ्लिप करते हैं और वो जब वो फ्लिप कर रहे होते हैं वो फर्स्ट टाइम होम बायर्स की ज़रूरियात को पूरा कर रहे होते हैं। सही है। अच्छा, अब किसी सोसाइटी में इन्वेस्टर्स की भी ज़रूरत है मगर मैं ये समझता हूँ कि जो सबसे मुश्किल में वो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं और मेरे और आपके बच्चे होंगे। देखिए, मैंने जो पहला घर खरीदा वो तकरीबन 2.5 लाख का था। अब क्या मेरे बच्चे वो 2.5 लाख का घर खरीद सकते हैं? वो सोच भी शायद नहीं सकते। अब 2.5 लाख का उनको कहाँ से क्या मिलेगा मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अब वो ये होता है कि जो सबसे मुश्किल में मेरे और आपके बच्चे आएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जब हम खरीद रहे होते हैं इसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे रियल्टर्स पे है। मैं ये अपने तजर्बे से एक बात बता रहा हूँ कि रियल्टर्स घर देख देख के बाद का थक जाते हैं और क्लाइंट भी थक जाते हैं। सही बात, क्योंकि उन्हें अपनी मर्जी का घर भी तो चाहिए ना। उतना वो हम आज एक साहब बता रहे थे जी मेरे रियल्टर ने मुझे 50 घर दिखाए। अब मैं सोच रहा था 50 घर इसे मतलब दिखाना जो है
इट्स ए लॉट ऑफ करेज, लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि रियल्टर का काम इतना आसान नहीं जितना लोग समझते हैं। रियल्टर का काम काफ़ी मुश्किल होता है। अब आखिर में कई दफ़ा ऐसा होता है कि दोनों जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो जो घर वो 40 या 50 हज़ार ओवर प्राइस दे के लेना चाहते हैं वो 80 हज़ार दे के ले लेते हैं। कहते हैं यार बस अब मुझे घर ले लीजिए, अब बस ले लीजिए। तो वो जो ले जाए वाले होता है ना फ्रस्ट्रेशन। अब जब एक घर पे क्या तो वो उस एरिया में उसने प्राइस डिटरमिन कर दी। अब जब वो डिटरमिन हो गई तो अब दूसरे घर वहां से शुरू होंगे जहां पे वो बिका। सही है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो क्लाइंट है और हमारा जो रियल्टर है, दोनों को ज़रूरत है पेशेंस की, एजुकेशन की, कि ये सोचें कि क्या आपका एक गलत डिसीजन मार्केट को कितना ऊपर ले जाएगा। ये है, समझ लें कि ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि रियल्टर की जिम्मेदारी है, अपने लेवल उसको बताना भी चाहिए, जिम्मेदारी बनती है। मगर शायद ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है प्राइसेस के आगे जाने में। प्राइसेस के आगे जाने में सप्लाई एंड डिमांड है। आप सप्लाई ज़्यादा बढ़ा दें। आज लेट्स सी मिसिसागा में आज 400 लिस्टें आई हैं, आज ये लिस्टें 1400 हो जाएं तो कल को मार्केट आपको बंदा को नहीं मिलेगा खरीदने वाला, क्योंकि 1400 बंदे के लिए अगर 1000 बंदा मार्केट में है उसके पास 1.4 की रेशियो है ना। लेकिन इस वक्त जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, जो मैं देखता हूँ अपने एरिया में भी कहीं भी जाते हैं तो हर जगह सोल्ड ओवर आस्किंग प्राइस के साइंस लगे हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो करंट टाइम है ये सेलर के लिए अच्छा है या बायर के लिए अच्छा है? ये चीज़ सेलर के लिए अच्छा है। सेलर के लिए अच्छा है क्योंकि 3 किस्म की मार्केटिंग है, सेलर्स मार्केट, बायर्स मार्केट और बैलेंस मार्केट। सही है। जो सेलर मार्केट तब बनती है जब बायर्स मार्केट में ज़्यादा हो और सेलर कम हो। तो इसका मतलब है सेलर हैज़ कमेंड, मैं अपनी मर्जी से बेचता हूँ, सिंपल एज दैट, वो नहीं देना मैंने। अगर बायर्स मार्केट उस वक्त बनती है जब मार्केट में सेलर ज़्यादा हो, बायर्स कम हो, देन बायर हैज़ ए निगोशिएशन पावर। और एक होती है बैलेंस्ड मार्केट कि भाई ठीक है, जितने मार्केट में अपना बायर्स हैं उतने तकरीबन कमोबेश घर हैं, तो वो उसमें इक्वल नेगोशिएशन होती है। तो मैंने तकरीबन तीनों मार्केट्स देखी हैं। जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो उस वक्त ये सिंपल बैलेंस्ड मार्केट। तो आप बायर सेलर को क्या एडवाइस करेंगे? मैं बायर्स और सेलर को मेरी अपनी राय में ये है कि एक्साइटेड ना हो, क्योंकि जहाँ पे आप एक्साइटेड हुए वहाँ पे गड़बड़ होगी, वहाँ पे आपने गलत डिसीजन कर लिया। सही है। और जो सेलर है, मैं सेलर से ये कहूँगा कि अगर आपका ये घर आपकी ज़रूरत पूरी कर रहा है और दूसरा, क्योंकि जब वो सेलर घर बेचता है तो वो घर लेने के चक्कर में चला लाजमी चीज़ है वो आगे। हाँ, बाज़ लोगों की ज़रूरत है। मसलन मुझे मेरे एक दोस्त ने, जिनको मैंने घर लेके दिया था किस ज़माने में, वो उन्होंने मुझे कॉल किया कि भी मेरी रिक्वायरमेंट अब बढ़ गई हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, घर छोटा है, मैं क्या करूं? तो मैंने कहा GTA में अगर जाना है तो इसी घर में रहो, GTA से बाहर जाना है तो सोचो। सही है। तो वो उन्होंने फिर मेरी एडवाइस पे ब्रैंडफोर्ड पे घर ले लिया। अब पहले उनको 1 घंटा लगता था काम पे जाने के लिए, अब उनको कहते हैं मुझे 1.25 घंटा लगता है और आई एम ओके विद दैट। लेकिन मेरे बच्चों को एक बड़ा घर मिल गया। तो अब रीलोकेशन के भी मामला है कि आपने रीलोकेट कहाँ पे है और आपकी ज़रूरियात क्या है। अगर आपने उसी एरिया में घर बेच के उसी एरिया में ख़रीदना है तो शायद ये बहुत अच्छा डिसीजन ना हो। लेकिन अगेन हर फैमिली का, हर क्लाइंट का, हर जो है घर खरीदने वाले की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। सही है। लेकिन उसमें बात वही आती है कि रिक्वायरमेंट भी है और आपको सोच की भी ज़रूरत है कि घर प्रूडेंट किस तरह का लेना, क्या लेना। तो ये तो हमारा था। मैं आपके 3rd फेज़ में जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप चूँकि मॉर्गेज एक्सपर्ट हैं, रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं, आप अपना फ़ोन नंबर दें ताकि लोग अगर कोई आपसे राय लेना चाहे या जी इस बिल्कुल मामले में अगर आपकी कोई हेल्प उनको मिल जाए तो हो सकता है वो कोई अच्छा डिसीजन लेने के काबिल हो जाए। बिल्कुल जी नाज़रीन, मेरा फ़ोन नंबर है 647 390 8000, 647 390 8000। और मेरी ईमेल भी बड़ी आसान है, danny DANNY.DANIYAL@CIBC.com, क्योंकि मैं CIBC मॉर्गेज टीम के साथ वाबस्ता हूँ। तो मतलब आप बैंक के साथ है, ये नहीं कि थर्ड जो बैंड रहते वो नहीं?
बैंक के साथ है। एक ट्रस्ट का रिश्ता ज़्यादा होता है। तो बिल्कुल फिर सही। मैं तो जी नाज़रीन, ये था इब्राहिम दानियाल साहब का इंट्रोडक्शन मॉर्गेज और एज ए रियल एस्टेट एक्सपर्ट के हवाले से। तो अब हम जिस पे बात करेंगे, मैं उस हवाले से अब बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इब्राहिम दानियाल जो है वो पॉलिटिक्स में भी एक इंतहाई एक्टिव पर्सन है, जो कि मैंने इनको, जैसे इनकी बाकी फील्ड्स में एक डिवोटेड होकर काम कर रहे हैं, इसी तरह से पॉलिटिक्स में भी ये इंतहाई डिवोशन के साथ मैंने इनको अपने साथ काम करते देखा। मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, लेकिन मैं चूँकि इनको सपोर्ट करता हूँ उनके प्रिंटिंग के मामला, साइनेज के मामला उनमें, और मैंने देखा है कि किस तरीके से, जिसे कहते हैं ना, ऐसे गर्दन पे नाखुन रख के कि भाई आज ही मुझे ये चाहिए, आज ही ये हमें करना है और आज ही डिस्ट्रीब्यूट भी होना है, सब कुछ ये आज ही होना है। तो आइए उनसे पूछते हैं कि भाई आप इन चीज़ों का एक्सपर्ट होने के साथ साथ आपको कैसे टाइम मिलता है कि आप पॉलिटिक्स पे इतना, क्योंकि पॉलिटिक्स को तो 24 आवर उसमें तो इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो वो कैसे जस्टिफाई करते हैं, फैमिली को कैसे टाइम देते हैं, रियल एस्टेट को कैसे देते हैं, मॉर्गेज को कैसे देते हैं। तो इब्राहिम भाई हमें ये बताएं कि आप माशाल्लाह लिबरल के इतने, मतलब है कि डिवोटेड एक मेंबर हैं, और कैसे ये सारा कुछ आप जस्टिफाई करते हैं? मेरी जो प्रैक्टिकल पॉलिटिकल लाइफ में एक बहुत बड़ी सपोर्ट तो आप हैं। वो इस तरह कि मेरे एक मैनेजर, कैंपेन मैनेजर थे, तो किसी से वो इलेक्शन के बाद किसी से बात कर रहे थे, कहते यार एक बात मैं बताऊं, ये जो डैनियल है इसमें मैंने एक खूबी देखी, क्योंकि मैं इसको कहता कि ये होना चाहिए तो ये दूसरे दिन हो जाता है। हाँ। अच्छा, कहता था जी बस आप लिखें, ये रखें, आपका फ्लायर तैयार होगा। तो मैं हैरान होता था, जो फ्लायर 5 या 7 दिन में आम हालात में तैयार होता है, तो ये दूसरे दिन ले आता है। और मैं आपके पास आता था, आपसे डांट भी खाता था, आप कैसे थे यार, क्या लेके आ गए हो यार, नहीं मैं कहता नहीं चाहिए। तो वो तो मैंने इसीलिए कहा कि आप ऐसे करते अभी चाहिए ना, अभी चाहिए, तो नहीं डांट भी मैं प्यार से कह रहा हूँ ना। तो आप कहते यार, तो फिर मैं आपके साथ बैठ जाता था, आपसे करवा के उठता था। तो उससे मुझे ये फायदा हुआ कि जो मेरे साथ काम करने वाली टीम है ना जी, उसको ये अंदाजा होता था कि नहीं, ही इज ए गो गेटर। मुझे अभी तक, आपको याद होगा कि मुझे 200 बटन चाहिए थे। एग्जैक्टली। तो मैंने आपको फोन किया, तो मैंने कहा जी मुझे तो 2 घंटे में चाहिए थे, बिल्कुल। और आपने मुझे 2 घंटे में करके दिए, जो इम्पॉसिबल है आम हालात में। तो ये तो खैर आपकी प्रोफेशनल जो है वो माशाल्लाह आपने हमेशा एक दूसरे की सपोर्ट है, बिजनेस तो चलता ही है, लेकिन सपोर्ट भी होता है। नहीं मतलब अगर आम आदमी के पास जाता तो उसने तो 4 टाइम मुझसे ज़्यादा चार्ज करना था। बल्कि मुझे याद है, आप मुझे कभी कभी वो मुझे कार्ड चाहिए था, तो आपने कहा यार मेरी तरफ से तोहफा ले जाओ। आपने 2 घंटे लगाए, लेकिन मुझे आपने तोहफा दे दिया। तो कहने का मतलब कि दिस इज, मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि आप मेरी सपोर्ट रहे हैं, दूसरे दोस्त भी रहे हैं, लेकिन आप इस हवाले से बड़ी सपोर्ट रहे हैं। अच्छा सर, बात यह है कि मैं पॉलिटिकल जंकी तो एक अरसे से हूँ। पाकिस्तान में भी मैं पॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट लेता था। मैं जब यहाँ आया तो मैं एक बात पे यकीन करता हूँ, और यही बात मेरे लिए है कि मैंने लोकल पॉलिटिक्स में आने का जो इनिशिएटिव है, जो कॉन्सेप्ट है, ये मैंने हिजरत मदीना से लिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर मदीना गए। जब मदीना तशरीफ़ ले गए तो वहाँ की सकाफ़त, वहाँ की लोकल जो आप तहज़ीब, और वहाँ की सियासत और वहाँ की इक़्तिसादियात, हर एक में हिस्सा लिया, इसमें कोई शक नहीं है। और वहीं से फिर वो एक इनकलाब शुरू हुआ जो फतेह मक्का पे जाके हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप महाजर हो जाते हैं, जब आप हिजरत करते हैं, तो आपके लिए ये सुन्नत है कि आप मुकामी तौर पर लोकल सियासत में ज़रूर हिस्सा लें। उसकी एक वजह है, अगर आप सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे तो आपको ना तो लोकल मामलात का अंदाज़ा होगा, ना लोकल इक़्तिसादियात का अंदाज़ा होगा, और दूसरे लोग आपके लिए डिसीजन कर रहे होंगे।
अगर आप सियासत में आगे आके डिसीजन नहीं करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि आपने दूसरे लोगों को इख्तियार दे दिया कि वो आपके लिए डिसीजन करें। सही है। तो मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए खुद डिसीजन मेकिंग बनूं और अपनी कम्युनिटी के लोगों को आप आगे आए, मैं रोल मॉडल बनूं, ताकि रोल मॉडल बन के दूसरों के। और मैं समझता हूँ कभी कभी, मैं अल्लाह का शुक्र है, कई जो यंगस्टर्स हैं वो मुझे कहते हैं कि दानियाल साहब आपको देख के हमें हौसला होता है, आप टाइम कैसे निकालते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मैं जो मेरी ये जो पैशन है ना कि डिसीजन मेकिंग में हमें खुद आगे आना है, हमें कोई नहीं लेके आए। सही बात, सिंपल है। सही है। तो ये ज़रूरी है जी। और मैं सबको कहता हूँ, अपनी कम्युनिटी को कहता हूँ कि आप आगे आएँ। अभी चूँकि ये काफ़ी नॉमिनेशंस और इस तरह के मामला चल रहे हैं सूबाई लेवल पे, जी जी, तो उसमें आप जो नए इसमें आना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिक्स में वही पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता है जो एज ए वॉलंटियर या किसी पार्टी के साथ मुंसलिक होता है और एक अरसे से काम कर रहा होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, देखा देखी वो एप्लीकेशन दे दी और शुरू हो गए। और तो आप क्या एडवाइस करेंगे जो नए यूथ इसमें आना चाहती है पॉलिटिक्स में, और अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि हम पॉलिटिक्स में डिटेल में नहीं जाना चाहते कि क्या है क्या नहीं। मैं चाहता हूँ ये फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। और आप खुद, आपको पता होता है कि आप इस पोजीशन के लिए डिजर्व करते हैं या नहीं करते, या ये पोजीशन आपको डिजर्व करती है या नहीं करती। नंबर 1। नंबर 2, आपके लिए पैशन होना चाहिए कम्युनिटी को सर्व करने का। नंबर 3, आपको आपके घरेलू हालात इस काबिल बनाते हों कि आप अपने घर को, अपनी फैमिली लाइफ को अगर इग्नोर करते हैं तो वो बर्दाश्त करते हैं। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट यहाँ पे नहीं करती, आप भूल जाएं कि आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं। वो तो किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में, एग्जैक्टली। लेकिन पॉलिटिक्स में ये होता है कि फैमिली ये समझती है, मैं मेरे साथ फैमिली का साथ खड़े होना जरूरी है। वो ये समझता है कि नहीं चल सकता, वो ये समझता है कि ये क्या ऐसा काम कर रहा है जिसमें खर्चे ही खर्चे हैं, पैसा नहीं आता। लोगों का ट्रस्ट ही पैदा नहीं होगा ना कि आपकी, अगर अपनी फैमिली साथ नहीं चल रही तो दूसरा क्यों आपके साथ चलेगा? क्यों आपके साथ होगा? नहीं, फॉर एग्जांपल आप बिजनेस कर रहे हैं, आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, उनको पता है कि भाई ये रात को फूड टेबल पे ला रहा है ना। पॉलिटिक्स में तो आप वॉलंटियर काम कर रहे हैं ना, उसमें तो कुछ टेबल पे नहीं ला रहे ना, तो पता ही नहीं आ रहा। तो इस पे यकीन जानिए, मतलब मुझे भी रेजिस्टेंस हुई है में, अब नहीं है, अब अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट है। शुरू में मुझे भी रेजिस्टेंस थी, क्या काम करते हो जिसमें सिर्फ तुम खर्च करते हो और बस बच्चों को भी बात का टाइम नहीं देते। तो फिर उसका यह था कि मैं बच्चों को, फैमिली को साथ रखता था, फिर उनका इंटरेस्ट डेवलप हो गया। सही है। मैं कहता था चलो इनको पता चले कि मैं क्या करता हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली और बच्चे बड़ी सपोर्ट करते हैं। और इसी तरीके से मैं सबको ये कहूँगा कि आप ये देखें कि आपका टाइम आप दे सकते हैं, और आप जिस मकसद के लिए आए हैं, आपने बड़ा सही लफ्ज क्या देखा देखी नहीं, क्या आप उस मकसद पे ऐसे ही होता है ना, यकीन करते हैं। व्हाट आई डू आई बिलीव इन, ये प्रॉपर वर्ड है। यू बिलीव इन, यस, देन प्रोसीड। इफ यू डोंट बिलीव इन, देन डोंट प्रोसीड। सही बात। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे सारा एक आपकी जो जर्नी है उसको, यकीनन जो हमारे नाजरीन हैं उनको भी आपकी बातें बहुत पसंद आई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच अगेन जी। तो नाजरीन, ये थे इब्राहिम दानियाल साहब, जो मॉर्गेज एक्सपर्ट हैं, रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं, और मैं उनको कहूँगा कि वो पॉलिटिक्स में भी एक्सपर्ट हैं। वो इस सेंस में कि वो माशाल्लाह जितनी डिवोशन से अपने ये मामला जो हैं, जो भी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, और दूसरा ये है कि वो यारों के यार भी हैं। और मैंने देखा है कि जहाँ भी पॉलिटिक्स में जो भी किसी भी किस्म का इसका एक्टिविटी होती है, वो सबसे पहले वहाँ खड़े होते हैं और सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़, इन सब चीज़ों से पता चलता है कि अगर इंसान जो है उसके अंदर आगे बढ़ने का और दूसरों की हेल्प करने का अंसर है, तो वो तभी दूसरों को सपोर्ट कर सकता है। और वो इब्राहिम दानियाल अपनी ज़ात के साथ मुखलिस हैं, तो वो दूसरों के साथ भी मुखलिस नज़र आते हैं। तो हम सब के अंदर ये चीज़ सबसे पहले होनी चाहिए कि आया मैं अपनी ज़ात के साथ मुखलिस हूँ या नहीं। अगर मैं अपनी ज़ात के साथ मुखलिस नहीं, तो मैं अपने प्रोफेशन के साथ भी मुखलिस नहीं हो सकता। तो इसी बात पे आज का ये प्रोग्राम ख़त्म करूँगा कि हमें किसी भी प्रोफेशन में जाना है, उसके जाने से पहले अपने आप को
इरादा करने की ज़रूरत है कि मैं उसको इतना टाइम दे सकता हूँ, तो फिर मुझे उस प्रोफेशन के बारे में सोचना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है। तो अगर वो नहीं दे सकते तो फिर ना अपना टाइम ज़ाया करें और ना ही दूसरों का टाइम ज़ाया करें। तो इसी के साथ इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, दोस्तों का, फैमिली का, सबका। अल्लाह आपका निगहबान हो। खुदा हाफिज़।